कुछ घटनाएं जीवन में इतनी अचानक और आकस्मिक रूप से घटती हैं कि विश्वास ही नहीं होता कि ये सच में ही हुआ है। इंसान की योजना कुछ और होती है और कुदरत उसे किसी और ही राह पर ले जाती है। खुद अधीश ने भी कभी नहीं सोचा था कि वो कभी इस तरह घायल होकर महीनों तक इस अनजान गांव में पड़ा रहेगा, लेकिन शायद ईश्वर को यही मंजूर था। लेकिन अधीश उन लोगों में से नहीं था जो परिस्थिति से हार मान लेते हैं। वो परिस्थिति को अपने हिसाब से मोड़ना जानता था। उसकी जगह कोई और होता तो शायद निराश हो जाता, लेकिन अधीश ने इस समय का पूरा पूरा सदुपयोग किया। पहले लगातार ध्यान करके अपने मस्तिष्क की क्षमता बढ़ाई और अब वो प्रथम श्रेणी का मंत्र स्थिर करने की कोशिश कर रहा था। क्या अधीश का वर्षों का सपना सच में पूरा होने जा रहा था? क्या अधीश सफलतापूर्वक मंत्र स्थिर कर पाएगा? प्रकाश नगर में तो किसी को खबर ही नहीं थी कि अधीश उनके आसपास ही है, और उसने भी उन्हें खबर भेजकर परेशान करना ठीक नहीं समझा। उसे लग रहा था कि उसके परिवार वाले उसके घायल होने की बात सुनकर बेकार ही परेशान होंगे। इसीलिए तो उसने गांव में रहने और पूरी तरह ठीक होने के बाद ही घर जाने का फैसला किया था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके घर में ही उसकी अभी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मांत्रिक अधीश, दरवाजे के बाहर से आवाज आई। भीतर आ जाइए अहिराज जी, अधीश ने कहा। अहिराज और विशाखा भीतर आ गए। मांत्रिक अधीश, आपके कहे अनुसार सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अब आगे क्या करना है? अहिराज ने पूछा। आपने मेरी उम्मीद से बढ़कर ही सारा इंतजाम कर दिया है। फिलहाल तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि कोई काम हुआ तो मैं बता दूंगा। क्या आप वापस लौट रहे हैं? अधीश ने कहा। जी मांत्रिक अधीश, मैं नगर की ओर वापस लौट रहा हूं। वहां कुछ जरूरी काम है। विशाखा और 3 सेविकाएं यहां रहेंगी। साथ ही एक घोड़ा गाड़ी और चालक भी मैं छोड़कर जा रहा हूं। आपको किसी बात की तकलीफ नहीं होगी, अहिराज ने कहा। आप मेरे लिए बहुत अधिक कष्ट उठा रहे हैं अहिराज जी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, अधीश ने कहा। तो अहिराज ने हाथ जोड़कर कहा, ऐसा मत कहिए अधीश जी, मेरा जीवन तो आपका दिया हुआ है। इसके अलावा भी आपको किसी चीज की जरूरत हो तो गांव के मुखिया को संदेश भेज देना, वो व्यवस्था कर देगा, अहिराज ने कहा। अगले दिन वो अपने नगर की ओर चला गया। विशाखा सुबह से ध्यान करने में जुट जाती है और अधीश अपने अभ्यास में। अहिराज सभी सेवकों को सख्त निर्देश देकर गए थे कि उनकी साधना में किसी तरह का खलल ना पड़े, इसलिए वे सब एकदम चुपचाप अपना काम करते रहते। विशाखा भी अब कम ही बात करती थी। उसकी बुद्धि का स्तर बढ़ रहा था। यहां इतनी शांति थी कि अधीश को लगता उसके अलावा यहां कोई और है ही नहीं। फिर भी उसके खाने पीने की व्यवस्था से लेकर हर काम बड़ी शांति से हो जाता था। सबसे पहले अधीश ने पृथ्वी घात मंत्र चुना। पिछले कई दिनों से वो रात दिन इस मंत्र के बारे में अध्ययन कर रहा था। जब अध्ययन पूरा हो गया तब उसने आकृतियां बनाना शुरू कर दी। लगभग 2 सप्ताह बाद वो पूरी विधि और अपने लिए सबसे सटीक आकृति के साथ मंत्र को स्थिर करने के लिए तैयार था। विशाखा, आज से मैं बिल्कुल अकेले रहना चाहता हूं। इस समय मुझे कोई व्यवधान नहीं चाहिए। यदि मैं असफल हुआ तो मेरी मृत्यु भी हो सकती है, अधीश ने विशाखा को बुलाकर कहा। यह बात सुनकर विशाखा के चेहरे के भाव बिल्कुल बदल गए। वो ध्यान से अधीश की ओर देखते हुए बोली, आप निश्चिंत रहिए मांत्रिक जी, मैं सभी को ये बात बता दूंगी, विशाखा ने कहा और बिना आगे कोई बात किए वहां से चली गई। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अधीश ने नहा धोकर ध्यान लगाया, अपने इष्ट सूर्य देवता की आराधना की और पृथ्वी घात का अभ्यास करने निकल पड़ा। कोसों दूर तक फैले खेत के बीचों बीच अधीश आंखें बंद किए खड़ा था। उसने दोनों हाथ छाती के बिल्कुल सामने जोड़ रखे थे। उसी मुद्रा में वो कई घंटों खड़ा रहा। बाहर से सब शांत था, लेकिन अधीश के मस्तिष्क में बार बार पृथ्वी घात की आकृति बन और मिट रही थी। अपने मन को एकाग्र कर वो हर बार उस आकृति को नए सिरे से याद करता। थोड़ी देर बाद वो बंद आंखों से ही भौहों के बीच बीच दिखाई देती, फिर धुंधली होकर मिट जाती। लगभग 4 दिन बाद अंततः अधीश को वो आकृति स्थिर करने में सफलता मिल गई थी।
अब बस उसे मंत्रों के साथ जोड़ना बाकी था। उधर प्रकाश नगर में सामंत रणधीर ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी। पाथरगढ़ के दूसरे कोने पर स्थित लेख नगर के सामंत लेखराज ने संदेश भेजा था, जितनी जल्दी हो सके प्रकाश नगर खाली कर दिया जाए, वरना खून की नदियां बह जाएंगी। इसके बाद सामंत रणधीर ने कई संदेश भेजे, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। चूंकि पाथरगढ़ राज्य में सामंत अपने क्षेत्र के स्वतंत्र स्वामी होते थे, तो राजा से इस मामले में मदद नहीं मांगी जा सकती थी। केवल बाहरी आक्रमण के समय ही राजधानी से सहायता मिलती थी, बाकी मामले सामंत आपस में ही निपटते थे। बल्कि उसी तरह जैसे कुछ साल पहले सामंत रणधीर ने त्रिलोक के पिता से युद्ध कर इंद्रनगर पर कब्जा किया था। विश्वाजी, क्या आपके पास कोई योजना है? सामंत ने पूछा। मैंने हमेशा अपनी शक्ति और अपनी सेना पर ही भरोसा किया है, और मेरी तो यही योजना है कि जितना हो सके सावधान रहा जाए। विश्वा ने कहा। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, क्या हमारे प्रकाश नगर में योद्धाओं की कमी है? संग्राम बोला। नहीं, मुझे इस बात की चिंता नहीं है, मुझे भी अपनी सेना पर विश्वास है, लेकिन अभी आप लोग सामंत लेखराज को जानते नहीं हैं। वो एक बार जो फैसला कर लेता है, साम दाम दंड भेद से उसे पूरा करके रहता है। सामंत रणधीर बोले। लेकिन वो चाहता क्या है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। सामंत रणधीर के सलाहकार ने कहा। यह बड़ी विकट स्थिति बन चुकी है। मेरा तो यही कहना है कि हम सावधान रहें। यदि वो सचमुच यहां आता है तो एक बार बैठकर बातचीत की जा सकती है, लेकिन इस तरह घबराने से कोई फायदा नहीं, न ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से। विश्वा ने फिर कहा। विश्वनाथ पुरोहित ने सारे जीवन युद्ध ही लड़े थे, और उनके हिसाब से किसी भी मसले का आखिरी हल युद्ध ही होता था, लेकिन समझौते की एक कोशिश के बाद उससे ज्यादा नहीं। आपकी बात को मैं टाल नहीं रहा विश्वाजी, लेकिन लेखराज के पास मांत्रिकों की पूरी फौज है। सामंत रणधीर ने कहा। तो क्या हुआ सामंत जी, हम भी तत्व सिद्धि धारक हैं, हमारी तलवार के बल के आगे वे नहीं टिकेंगे। अधिपति कैलाश ने कहा। फिर यही नतीजा निकला कि लेखराज के अगले संदेश तक वासुदेव, पाणिक, कार्तिक, रघुराम, योगेश, संग्राम और दूसरे सभी मंत्र सिद्धि धारक बारी बारी से सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। आचार्य कश्यप, विश्वनाथ पुरोहित, अधिपति कैलाश, सामंत रणधीर और मुख्य सेनापति योजना बनाएंगे और उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। आजकल सारे पुरुष इसी सब में व्यस्त रहते थे। विश्व महल की व्यवस्था पूरी तरह से देवयानी के हाथ में थी। घर में वे तीनों स्त्रियां बच्चों समेत रहती थीं और इंद्रनगर के बारे में भी सारे फैसले देवयानी ही करती थी। दीदी, इस समय अधीश जी यहां होते तो कितना अच्छा होता ना, माधवी अमृत से कहती है। आजकल उसे बार बार अधीश की याद आ रही थी। अच्छा तो होता, लेकिन वे भी किसी उद्देश्य से वहां गए हैं ना माधवी, अमृत उसे प्यार से समझाती। उसे खुद भी अधीश की बहुत याद आती थी, लेकिन वो किसी से कहती नहीं थी, सिर्फ अधीश के पत्रों के सहारे दिन गुजार रही थी। अभी तो कई हफ्तों से कोई पत्र भी नहीं आया था। न जाने वहां क्या चल रहा होगा। अमृत को चिंता होती तो ईश्वर से प्रार्थना करने बैठ जाती। देवयानी ने भी अपना सारा ध्यान महल के प्रबंधन और बच्चों की सार संभाल में लगा दिया था। सारा दिन काम में लगी रहती, लेकिन एक पल के लिए भी अकेली होती तो प्रताप को याद करने लगती और उसके आंसू बहने लगते। बच्चे तो अब दौड़ने लगे थे और एक पल के लिए भी दोनों एक जगह शांत नहीं बैठते थे। अब यहां कुछ भी वैसा नहीं था जैसा अधीश छोड़कर गया था। वहां अधीश भी जल्दी से जल्दी मंत्र स्थिर कर घर वापस जाना चाहता था, लेकिन न जाने कहां कमी रह जाती कि समय बीत रहा था और मंत्र स्थिर ही नहीं हो रहा था। आज भी वही हुआ। आकृति तो बन गई, लेकिन मंत्र उससे जुड़ ही नहीं पा रहे थे। अधीश पिछले 8 घंटे से बिना हिले डुले खड़ा हुआ मंत्र पढ़ रहा था। शायद मेरा भाग्य ही मेरा साथ नहीं दे रहा है, या मंदार में जो सब लोग कहते थे वही सच है। मैं कभी प्रथम श्रेणी का मांत्रिक बन ही नहीं पाऊंगा, अधीश ने सोचा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। खट खट खट, दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। कहो विशाखा, अधीश अपनी जगह पर बैठे बैठे ही बोला। अधीश जी, मैं ये पूछ रही थी कि आपका भोजन ले आऊं? आज आपने दोपहर में भी भोजन नहीं किया। विशाखा ने सहमी सी आवाज में पूछा। हाँ ले आओ, अधीश बोला
और हाथ मुंह धोकर भोजन करने बैठ गया। अधीश चाहे कितना भी दुखी और उदास हो, लेकिन दूसरों के सामने अपना दुख जाहिर करना उसे कभी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए इच्छा न होने पर भी उसने खाने के लिए हां कर दी थी। एक बात पूछूं अधीश जी? विशाखा ने धीरे से कहा। अब वो पहले वाली चंचल किशोरी नहीं रह गई थी। अधीश से बिल्कुल कम और बहुत जरूरी होने पर ही बात करती थी। हां पूछो, अधीश ने कहा। कोई बात है क्या? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। यदि कोई समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं, अधीश ने कहा। यह बात सुनकर अधीश खाते खाते रुक गया और विशाखा के चेहरे की ओर ध्यान से देखने लगा। अरे, तुम तो 2 ही महीने में बहुत बड़ी हो गई हो। ऐसी कोई बात नहीं है विशाखा, कोई परेशानी नहीं है मुझे। तुम मन लगाकर अपना अभ्यास करो, अधीश ने हंसकर कहा। तो विशाखा को थोड़ा अच्छा लगा। फिर वो बहुत देर तक उससे बातें करती रही। विशाखा से बातें करके अधीश का मन भी थोड़ा हल्का हो गया था। अच्छा विशाखा, अब बहुत रात हो गई है, तुम जाकर सो जाओ, मुझे भी सुबह जल्दी उठना है, अधीश ने कहा। तो विशाखा उसे प्रणाम कर सोने चली गई और अधीश काफी देर तक उसके बारे में सोचता रहा और सोचते सोचते ही कब आंख लग गई उसे पता नहीं चला। आधी रात को अचानक बहुत तेज शोर हुआ और अधीश की नींद खुल गई। गाय जोर जोर से रंभा रही थी। उठकर कमरे के बाहर देखा, विशाखा हाथ में मशाल लिए खड़ी थी। बग्गी का चालक और पहरेदार दोनों मोटे मोटे डंडे लिए थे और तीनों दासियां एक कोने में दुबकी खड़ी थीं। अधीश को अचानक कुछ समझ में नहीं आया। वो अभी भी जैसे नींद में था। विशाखा 2 कदम आगे बढ़ी। अधीश को एक गुर्राहट सुनाई दी। उसने आवाज की दिशा में देखा, एक तेंदुआ खड़ा विशाखा को घूर रहा था। विशाखा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और मशाल लेकर उसकी ओर लपकी। अधीश की रीढ़ की हड्डी तक झुरझुरी दौड़ गई। उस समय जैसे वो भूल ही गया था कि वो एक मांत्रिक है और चाहे तो एक इशारे से उस तेंदुए के परखच्चे उड़ा सकता है। तेंदुआ 2 कदम आगे बढ़ा। विशाखा के कदम नहीं डगमगाए और तेजी से उसने मशाल लहराई। आग का डर था या विशाखा की हिम्मत, तेंदुआ दुम दबाकर भाग गया। अहिराज ने एक गाय वहां भेज दी थी ताकि अधीश के लिए दूध दही की कमी ना हो। उसी के बछड़े को खाने के इरादे से तेंदुआ वहां आया होगा। उसके जाते ही सबने राहत की सांस ली। विशाखा, तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? अधीश ने कहा। इतना समय नहीं मिला और फिर आपको जगाती तो आप भी तो यही करते ना, विशाखा ने कहा। तो अधीश को हंसी आ गई। मैं तो एक ही बार में उसके छक्के छुड़ा देता। क्या आप एक बेजुबान जानवर पर मंत्र प्रयोग करते? विशाखा ने कहा। तो अधीश को ग्लानि हुई। आपकी शक्ति तो प्रकृति की ही देन है और ये जानवर प्रकृति के बच्चे, और जरूरी नहीं कि पूरी काम में शक्ति ही झोंक दी जाए। कभी कभी सुई भी तलवार का काम कर देती है। अब आप जाकर सो जाइए, मैं सुबह उठा दूंगी। कहती हुई विशाखा अपने कमरे में चली गई। कितनी सरल है विशाखा और कितनी बड़ी बात उसने कितनी आसानी से कह दी, अधीश सोच रहा था। उसने आज एक नया सबक सीखा था। अब उसे पता था कि उसे क्या करना है। एक नई स्फूर्ति उसके मन में दौड़ रही थी। अगली सुबह बिल्कुल अलग उत्साह लेकर आई थी। आज वो आंखें बंद करके ध्यान नहीं कर रहा था, बल्कि खुली आंखों से प्रकृति के साथ खुद को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे उसकी मन की गांठें खुलने लगी थी। उसकी निराशा दूर होने लगी थी। ठीक 1 सप्ताह बाद उसने फिर से ध्यान लगाया। आंखें बंद करते ही पृथ्वी घात मंत्र की आकृति उसकी बाहों के बीच प्रकट हो गई, बिल्कुल साफ और स्पष्ट। उसने मंत्र पढ़ा और पढ़ता रहा। अधीश के शरीर में कंपन होने लगा था और सांसें तेज हो गई थीं। आंखों के बीच में एक तेज चमकीली रोशनी हुई और फिर सब शांत हो गया। पृथ्वी घात मंत्र अधीश के मन में स्थिर हो चुका था। अधीश को पहली सफलता मिल चुकी थी। पिछले कई महीनों बाद उसके जीवन में एक बड़ी खुशी आई थी। वो जल्दी से जल्दी घर जाना चाहता था, लेकिन ये खुशी कितने दिन टिकने वाली थी? प्रकाश नगर का संकट अधीश के जीवन में अब कौन सा नया संघर्ष लाने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियन सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।